अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़, और आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि है एंग्लो नॉर्मन एज। ये वीडियो मैं 2-3 बुक्स पढ़ने के बाद बना रही हूँ। मैंने 2-3 बुक्स को कवर किया है हिस्ट्री की, और मैं कोशिश करूँगी कि एंग्लो नॉर्मन एज को तकरीबन हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकूँ। इसमें कौन लोग थे, कैसे ये लोग आए थे, इनका लिटरेचर कैसा था, इनके राइटर्स कैसे थे, इन्होंने क्या क्या काम किए, इनके बाद इनसे कौन कौन इन्फ्लुएंस हुआ। मतलब कि मैं ट्राई करूँगी कि इसमें हर पॉइंट को कवर कर सकूँ, और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस एज की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। एंग्लो नॉर्मन एज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सेकंड एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और जो फर्स्ट एज है वो है एंग्लो सेक्सन। और इस एज को मैं कवर कर चुकी हूँ, उस पर एक वीडियो बन चुकी है जो कि बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव लगेगी, और उसमें सारा डाटा कवर किया गया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, जो एंग्लो नॉर्मन एज है इसका एक और नेम भी है, और वो है मिडल इंग्लिश पीरियड। और जो इसका ड्यूरेशन है वो है 1066 से 1350। जिसका ड्यूरेशन है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया गया है। वो कैसे, एक में दिया गया है 1066 से 1350, और कई बुक्स में दिया गया है 1100 से 1400। और इसके डिफरेंस होने की जो वजह है वो ये है कि हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एज में एक बहुत ही फेमस राइटर आते हैं, जॉफ्री चौसर। तो जिन बुक्स में इसका ड्यूरेशन 1350 तक है, उन बुक्स में इसलिए है क्योंकि वो जो जॉफ्री चौसर है उसकी एज को इसमें से अलग कर देते हैं। वो जो चौसर है उसको एज अ एज अलग करके पढ़ाते हैं, मतलब कि चौसरियन एज 1350 से 1400। लेकिन जिन बुक्स में इसका ड्यूरेशन 1400 तक है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो जॉफ्री चौसर है उसकी एज को इसी एज में, मतलब कि जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इसी में इनको इंक्लूड किया हुआ है। तो वो मर्ज करके बताते हैं कि ये इसका ड्यूरेशन है वो 1400 तक है। तो अगर MCQs में आ जाए कि इसका ड्यूरेशन जो है वो क्या है, 1350 तक है, तो वो भी ठीक होगा MCQs। और अगर ऑप्शन दिया हुआ है 1400 तक, तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे कोई सही ऑप्शन नहीं है, तो जो 1400 वाला होगा वो भी ठीक होगा। ये हो गया इसका नेम और ड्यूरेशन। अब हम चलते हैं कि हम इस एज को एंग्लो नॉर्मन एज क्यों कहते हैं। सही हो गया। तो इसमें है कि वी कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन बिकॉज ऑफ नॉर्मन पीपल, क्योंकि जो एंग्लो नॉर्मन है इसमें जो लोग हैं वो नॉर्मन थे। दे वर नॉर्मेंडे, ये नॉर्मेंडे से आए थे, ये नॉर्थ मैन थे। सही हो गया, क्योंकि इसमें एज में जो लोग थे वो नॉर्मन पीपल थे, नॉर्मेंडा से आए थे, नॉर्थ मैन थे। तो इसलिए कहा गया है कि ये एज जो है वो एंग्लो नॉर्मन है। और जो लोग आए थे एंग्लो नॉर्मन में, वो स्टार्ट में दे वर रिजाइडिंग इन फ्रांस, वो फ्रांस के रहने वाले थे। दे वर फ्रेंच, वो फ्रेंच थे। और जो नॉर्मन है ये सॉफ्टन फॉर्म है नॉर्थ मैन की, नॉर्मेंडे की। तो जो लोग थे इस एज में वो नॉर्मेंडे पीपल थे, नॉर्थ मैन थे, तो उनको कहा गया है सॉफ्टन फॉर्म में कि वो नॉर्मन पीपल हैं। तो इसी वजह से इस एज को कहा जाता है कि ये एंग्लो नॉर्मन एज है। ये इसका नेम हो गया। अब हम देखते हैं कि ये लोग आए कैसे थे, क्योंकि पहले जो एज थी वो चल रही थी एंग्लो सेक्सन के लोग थे वहाँ पे। तो ये कैसे आए, तो कहा गया है कि जो एंग्लो सेक्सन का जो लास्ट किंग था वो था हेरोल्ड। और फिर यहाँ पे हुई थी एक बैटल ऑफ हेस्टिंग, एक जंग हुई थी हेस्टिंग की 1066 में। उसमें जो एंग्लो सेक्सन का जो लास्ट किंग था हेरोल्ड, उसकी जंग हुई थी नॉर्मन पीपल का एक किंग था विलियम से। और जो विलियम था उसने जो हेरोल्ड था उसको इस बैटल में हरा दिया। तो इस तरह जो एंग्लो नॉर्मन पीपल थे उन्होंने जो एंग्लो सेक्सन लोगों को हरा दिया, और फिर खुद एरिया को कंकर्ड कर लिया, फिर खुद कंकरर बन गए। इस तरह जो एंग्लो सेक्सन के लोग थे वो हार गए थे इस जंग में, और जो एंग्लो नॉर्मन के लोग थे, नॉर्मेंडे के लोग थे, उसने इस जंग को जीत कर इस एरिया पे कब्जा कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो लोग थे नॉर्मन के, इन्होंने जंग जीतने के बाद क्या किया। जब ये लोग हुक्मरान बन गए इस एरिया के, उसके बाद ये लोग कैसे थे, इन्होंने कैसे बिहेव किया। जैसे अगर हम देखें जनरली कि जो लोग जीतते हैं या जो बादशाह जीतता है, वो कोशिश करता है कि मैं अपना रूल्स, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपने लैंग्वेज तमाम लोगों पे, तमाम स्टेट के जो कॉमन लोग हैं, जो अपर क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, मतलब कि सब पे अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करूँ। मतलब उसकी कोशिश यही होती है कि जो मैं कर रहा हूँ सब लोग वही करें, जो मैं ज़बान बोल रहा हूँ सब लोग वही बोलें, जो मेरा कल्चर है सबका कल्चर वही होना चाहिए। ऐसे ही होता है नॉर्मल। लेकिन जो किंग था इसका, नॉर्मन के जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही डिफरेंटली बिहेव किया।
उन्होंने हुक्मरान बनने के बाद या फ़ातह बनने के बाद अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज जो है वो लोगों पे इम्पोज नहीं की। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो लोग फ्रांस से आए थे, फ्रेंच थे, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने दे डिक्लेयर फ्रेंच एज ए लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास। उन्होंने ये बात डिक्लेयर की कि जो फ्रेंच है वो लैंग्वेज होगी अपर क्लास की। सही हो गया, मतलब कि उन्होंने जो कॉमन लोग थे, जो लोअर क्लास थे, जो मिडिल क्लास थे, उन पे अपनी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया, बल्कि जो कॉमन लोग थे वो उस टाइम भी जो इंग्लिश थी उसको यूज़ कर रहे थे। जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, जो कि एंग्लो सैक्सन एज में थी, ओल्ड इंग्लिश, वो वही इंग्लिश बोल रहे थे। मतलब कि उन लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज है वो इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ उन लोगों ने ये बात डिक्लेयर की जो कि अपर क्लास के लोग होंगे उनकी लैंग्वेज फ्रेंच होगी, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो जो मर्ज़ी बोलें, और वो इंग्लिश बोल रहे थे। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब जो ओल्ड इंग्लिश के जो मतलब बोल रहे थे लैंग्वेज, जो एंग्लो सैक्सन के लोग थे वहाँ पे, जो कॉमन पीपल थे, उनके यूनियन से, विद देयर यूनियन, नॉर्मन और जब सेक्शंस का यूनियन हुआ, तो दे डेवलप्ड द मोस्ट पॉलिश्ड एंड इंटेलेक्चुअल जनरेशन ऑफ यूरोप। इससे हमारे पास सामने एक बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत इंटेलेक्चुअल जनरेशन सामने आई, जिसे कहा गया है रोमन गैलिक, जिसको नाम दिया गया था रोमन गैलिक, द यूनियन ऑफ नॉर्स एंड फ्रेंच। कहा गया है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग के बाद जब जो नॉर्मन पीपल थे वो जंग जीत गए थे बैटल ऑफ हेस्टिंग में, उसकी 3 सेंचुरीज़ तक, मतलब कि जंग जीतने के बाद 3 सेंचुरीज़ तक जो फ्रेंच थी, फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास, कोर्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ लिटरेचर। ऐसे उन लोगों ने डिक्लेयर किया था कि जो फ्रेंच होगी वो अपर क्लास की लैंग्वेज होगी, तो 3 सेंचुरीज़ तक जो फ्रेंच है वही लैंग्वेज रही अपर क्लास की, स्कूल्स की और कोर्ट्स की, और जो कॉमन पीपल थे वो अभी भी इंग्लिश बोल रहे थे। मतलब कि 3 सेंचुरीज़ तक ये होता रहा। उसके बाद आफ्टर 3 सेंचुरीज़ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, जो इंग्लिश थी, बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ कोर्स, अपर क्लास, स्कूल्स आफ्टर रिफाइनिंग। मतलब कि 3 सेंचुरीज़ के बाद ये हुआ कि जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी इंग्लिश, वही लैंग्वेज बन गई कोर्ट्स की भी, अपर क्लास की भी, स्कूल्स की भी। थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो थी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो थी, वो रिफ़ाइन हुई, और रिफ़ाइन होने के बाद वो प्राइमरी लैंग्वेज बन गई। जैसा कि पता है हमें पे कि जो फ्रेंच थी उसे डिक्लेयर किया गया था कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, प्राइमरी लैंग्वेज होगी, और जो इंग्लिश थी वो सेकेंडरी लैंग्वेज थी। लेकिन 3 सेंचुरीज़ के बाद जो इंग्लिश थी वो बन गई प्राइमरी लैंग्वेज, और जो फ्रेंच थी, फ्रेंच लैंग्वेज बिकम्स सेकेंडरी। इसके बाद यहाँ पे एक और बात है, वो ये है कि जब नॉर्मन पीपल आए थे तो वो अपने साथ सिर्फ अपने सोल्जर्स, आर्टिस्ट या ट्रेडर्स नहीं लेके आए थे, बल्कि इनके साथ साथ दे आल्सो इम्पोर्टेड स्कॉलर्स टू रिवाइव नॉलेज। वो अपने साथ स्कॉलर्स लेके आए थे ताकि वो नॉलेज को रिवाइव कर सकें। वो अपने साथ क्रॉनिकल्स लेके आए थे ताकि वो जो मेमोरेबल इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। अपने साथ मिनिस्टर्स लेके आए थे ताकि वो अपने जो विक्ट्रीज़ हैं, अपने जो कह सकते हैं कि कामयाबी जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें, और अपने एडवेंचर्स को, अपने लव को सिंग कर सकें। ये हो गया एंग्लो नॉर्मन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि वो कैसे आए थे, उन्होंने क्या किया था, उनका नाम किस बेस पे दिया गया, या फिर उन्होंने जंग जीतने के बाद क्या क्या किया, कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट किए, कौन से नहीं किए। अब हम चलते हैं इनके लिटरेचर की तरफ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एंग्लो सैक्सन वाली वीडियो में, कि जो एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर था उसे कहा गया था कि वो पैगन लिटरेचर है। इसी तरह जो नॉर्मन लोगों का लिटरेचर था उसको भी कुछ नेम दिए गए। उसे कहा गया कि जो एंग्लो नॉर्मन का लिटरेचर है वो स्कैंडिनेवियन लिटरेचर है, वो सेल्टिक लिटरेचर है, वो गार्लिक लिटरेचर है। ये कुछ नेम्स दिए गए एंग्लो नॉर्मन के लिटरेचर को। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर था और जो अब एंग्लो नॉर्मन का लिटरेचर है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 पीरियड्स इज़ बाय डिसअपीयरेंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। जो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पे जो ओल्ड इंग्लिश की पोइट्री थी उस तरह की हमें पोइट्री नहीं मिलती। मतलब कि जैसे जो एंग्लो सैक्सन एज थी उसमें हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस और वर्क था जो कि था बियोवुल्फ, या था फॉल ऑफ द एंजल्स। वो कहते हैं कि इस तरह का कोई वर्क हमें एंग्लो नॉर्मन एज में नहीं मिलता। सही हो गया, मतलब जो इस तरह की पोइट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंग्लो नॉर्मन एज में। वहाँ हमें इस एज में कोई इस तरह का बियोवुल्फ जैसा कोई वर्क नहीं मिलता, बल्कि जो इनकी पोइट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है एंग्लो सैक्सन एज से। इसके बाद कहा गया है कि जब नॉर्मन पीपल आए थे तो वो अपने साथ अपना लिटरेचर भी लेके आए थे, और उनके लिटरेचर में एक नेम मिलता है हमें वर्क का, वो है
एडवोकेट्स लाइब्रेरी एट एडिनबर्ग, ये एक नेम मिलता है जिसमें कहा गया है कि इट कंटेन्स 40 डिस्टिंक्ट वर्क्स। इसमें तकरीबन 40 वर्क्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हमारे पास रोमांसेस ऑफ फ्रेंच आते हैं, सेल्टिक आते हैं एंड इंग्लिश हीरोज़ आते हैं, जैसे रोनाल्ड हो गया, आर्थर हो गया और ट्रिस्ट्रेन हो गया। इसके अलावा इस वर्क में इट हैज़ आल्सो द स्टोरीज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरीज़ भी हमें मिलती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एंग्लो नॉर्मन एज के लिटरेचर की, तो हम देखते हैं कि इस एज में किस तरह के जो वर्क्स थे वो फ्लोरिश हुए, किस तरह के वर्क्स लिखे गए। तो कहा गया है कि इस पीरियड में जो मिरेकल प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जो मिरेकल्स प्लेस होते हैं, जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं, वो बहुत पॉपुलर हुए। जैसे बाइबल की स्टोरी हो गई, क्रिएशन ऑफ मैन की स्टोरी हो गई, क्रिएशन ऑफ मैन, हिज फॉल एंड बनिशमेंट फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। मतलब कि इस तरह के जो वर्क्स थे, जो मिरेकल प्लेस थे, वो बहुत ही पॉपुलर हुए। इसके अलावा इस एज में जो मोरालिटी प्लेस थे, जो मोरल बेस्ड प्लेस थे, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए। उनका जो यूनिक थीम था वो था स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड एविल फॉर द मास्टरी ऑफ द सोल ऑफ मैन। सही हो गया, मतलब कि यहाँ पे मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस लिखे गए। अब हम बात करते हैं इस एज के इम्पॉर्टेंट राइटर्स की, उनके वर्क्स की इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद हम देखेंगे जनरल जो वर्क्स हैं इस एज के उनको। तो अगर हम बात करें इस एज की राइटर्स की, हम इस एज में जो हमारे पास जॉफ्री चौसर है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास आता है इसका फेमस राइटर वो जॉफ्री चौसर है, जो कि पैदा हुआ था 1350 में, उसकी डेथ हुई थी 1400 में। वैसे जो इसकी एज है वो बहुत ही लेंथी है। इसमें डिफरेंट उसकी लाइफ को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है उसके वर्क्स को, लेकिन इसमें हम उसकी कंप्लीट बायोग्राफी नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन पर बात करेंगे। तो जो जॉफ्री चौसर है, इसे कहा गया है कि ये रियल फाउंडर है। ही वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का रियल फाउंडर है और ये फादर भी है इंग्लिश पोइट्री का। इसे कहा गया है कि मॉर्निंग स्टार है रिनेसा का और इवनिंग स्टार है मिडल एजेस का, क्योंकि ये मिडल एजेस के एंड पे आ रहा है, तो ये मिडल एजेस का इवनिंग स्टार है। ये इंग्लिश का फर्स्ट पोइट है, फर्स्ट नॉवलिस्ट है। इसकी बर्थ हुई थी 1350 में और डेथ हुई थी 1400 में। इसके बाद है कि जो इसका जो पीरियड है जो 1350 से 1400, इसे कहा गया है कि ये ग्लोरियस पीरियड है इंग्लिश पोइट्री का। सही हो गया। और इस जो पीरियड है इसमें हम देखते हैं न्यू नेशनल लाइफ। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कि किस तरह का राइटर था ये, तो कहा गया है कि हिज पोइट्री अनलाइक अदर रेड इवन टुडे एंड ग्रेटेस्ट ऑफ हिज सक्सेसर्स फ्रॉम स्पेंसर टू एंड मिल्टन टू टेनिसन एंड विलियम मॉरिस हैव ज्वाइंड इन प्रेजिंग इट। कहा गया है कि जो बाकी राइटर्स के बरक्स इसका जो पोइट्री थी वो आज तक पढ़ी जाती है, वो आज तक ज़िंदा है, लोग उसको पसंद करते हैं और बहुत उसको ग्रेट समझते हैं। और जो तमाम उसके सक्सेसर थे, उसके बाद राइटर्स आए, जैसे स्पेंसर हो गया, मिल्टन हो गया, टेनिसन हो गया, फिर मॉरिस हो गया, उन्होंने भी इसके वर्क्स की तारीफ़ की है और उसके वर्क्स को सराहा है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके वर्क्स की तरफ। वैसे इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत वर्क्स जो उसके इम्पॉर्टेंट है या फेमस है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है इसका वर्क जो कि बहुत ही फेमस है वो है कैंटरबरी टेल्स। आपने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर वर्क है ये जो वर्क है इसका जो थीम है वो है पिलग्रिमेज, मतलब कि जो होली ट्रैवल होता है वो इसका थीम है। और इसमें दिखाया गया है कि जो कुछ लोग हैं, तकरीबन 32 लोग हैं, 32 मेंबर्स जो हैं वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट। वो थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे हैं। उसमें जो हमारा चौसर है ये भी इंक्लूडेड है। और दिखाया गया है कि जो इसका होस्ट है, इन सब लोगों को जो होस्ट कर रहा है वो हैरी बेली नाम से एक कैरेक्टर है, वो होस्ट कर रहा है। और इसमें दिखाया गया है कि जो तमाम जो सफ़र होता है उसमें एक बार डिसाइड की गई है कि इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी मेंबर टेल 4 टेल्स, कि सफ़र के दौरान हर मेंबर 4 कहानियाँ सुनाएगा। तो इसी पे ये जो वर्क है वो बेस करता है। इसके बाद कुछ और जो वर्क्स हैं इसके इम्पोर्टेंट, उसमें आता है एक बुक ऑफ डचेस। इसमें 1334 लाइन्स हैं और ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंची। एक ब्लैंची की जो डेथ है उस पर एलिजी है। ब्लैंची जो है वो वाइफ थी एक नवाब की। उसके बाद हमारे पास एक वर्क है फेमस और लॉन्ग पोइम है इसकी, रोमांस ऑफ द रोज़। इसके अलावा हमारे पास एक और वर्क है रोमन दी ला रोज़।
ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें जो रोज़ है इसको सिंबल दिखाया गया है, सिंबल ऑफ लव, हेट, एनवी, ब्यूटी एंड जेलसी। इसके अलावा हमारे पास एक और इसका वर्क है ट्राइलस एंड क्रिसिडिया। इसमें तकरीबन 8,239 लाइंस हैं और ये एक स्टोरी है एक प्रिंस ट्राइलस की और उसके लव की फॉर डेमसिल। ट्रोजन जो प्रिंस है उसकी ये कहानी है। इसके बाद हमारे पास एक वर्क है हाउस ऑफ फेम। ये जो वर्क है ये एक मास्टरपीस है, कॉमिक फैंटेसी है ह्यूमन फूरीज पे। इसके बाद हमारे पास एक वर्क है दिस बी जो है वो एक ऐसा वर्क है चौसर वांट टू मेक इट मास्टरपीस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो वर्क है ये अनफिनिश्ड है। अब हम देखते हैं इस एज के बाकी राइटर्स। इसके बाद हमारे पास है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड जो है ये पैदा हुआ था 1332 में और डेथ हुई थी 1386 में। कहा गया है कि ये एक पुअर शेपर्ड था जो कि लंदन मूव हो गया था विथ हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन टू अर्न लिविंग्स। इसके बाद है कि एक क्लर्क था एक चर्च में। अगर हम बात करें इसके वर्क्स की तो इसका एक वर्क है हमारे पास पियर्स प्लोमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें दिखाया गया है कि ये एक सेटायर भी है, एक एलेगरी भी है ये, और इसका जो सेकंड नेम है वो है गॉस्पेल ऑफ द पुअर। इसमें दिखाया गया है कि हाउ पुअर आर लिविंग लाइफ, कैसे जो गरीब लोग हैं वो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, उनकी सोशल इंजस्टिस को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि कैसे फेवर्स ग्रेट राइजिंग, कैसे जो ग्रेट लोग होते हैं उनको फेवर्स किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड इसका वर्क है इम्पॉर्टेंट, वो है रिचर्ड द रेडलेस। ये एक्चुअली एक प्रोटेस्ट है, एक एहतजाज है अगेंस्ट रिचर्ड सेकंड। इसके बाद जो सेकंड राइटर हमारे पास आता है वो है जॉन वाइनक्लिफ। जॉन वाइनक्लिफ जो है ये पैदा हुआ था 1324 में और डेथ हुई थी 1384 में। ये एक रिलीजियस स्कॉलर है। इसे कहा गया है कि ये फादर ऑफ प्रोज भी है। अगर हम बात करें इसके वर्क्स की तो उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि उस टाइम बाइबल जो थी वो लैटिन में थी, तो जो कैथोलिक थे वो चाहते थे कि जो बाइबल है वो लैटिन में ही रहे, लेकिन जो वाइनक्लिफ था और उसके फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि जो ये बाइबल है इसका इंग्लिश वर्जन भी आना चाहिए। इसके बाद है कि जो कैथोलिक थे वो चाहते थे कि जो फॉरगिविंग का राइट है, जो माफ़ करने का, लोगों को माफ़ करने का जो इख्तियार है वो प्रीस्ट के हाथ में होना चाहिए, लेकिन जो वाइक्लिफ था उसने इसको कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये राइट है माफ़ करने का ये सिर्फ डिवाइन के पास होना चाहिए, सिर्फ गॉड के पास होना चाहिए। तो जो प्रीस्ट है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो लोगों की कन्फेशन को सुने और उनसे मनी लें, उनसे पैसे लें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट राइटर है वो है जॉन गोवर। जॉन गोवर जो है वो 1330 में पैदा हुआ है और डेथ हुई है 1408 में। इसके बारे में है कि इसने 3 लैंग्वेजेस में लिखा है, फ्रेंच में, लैटिन में और इंग्लिश में। ये एक ग्रेट स्टाइलिस्ट भी था, एक नरेटिव पोइट भी था। इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कन्फेशन एमेंटिस। कन्फेशन एमेंटिस जो है वो उसमें जो लाइंस हैं वो है 1381 और इसमें तकरीबन 112 टेल्स हैं, कहानियाँ हैं 112। और इट वाज ये जो वर्क है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन पोइट एंड अ डिवाइन इंटरप्रेटर। ये कन्वर्जेशन है पोइट के दरमियान और डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान। ये हो गए एंग्लो नॉर्मन एज के कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की तरफ। अगर हम बात करें वर्क्स की तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ का वर्क। कहा गया है कि जो जॉफ्री ऑफ मोनमाउथ था ये क्रिश्चियन था, एक मॉन्क था। इसने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया। इन दिस बुक देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीपल। इस बुक में उसने एंग्लो नॉर्मन जो लोग थे उनकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी और ये कहा गया है कि जो हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया है बाद में कुछ अरसे बाद ये सोर्स बना कुछ और वर्क्स का। मतलब कि इस वर्क को पढ़ने के बाद कुछ राइटर्स जो हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने इस वर्क को सोर्स बना के अपने कुछ वर्क्स लिखे और इसको सोर्स बना के जो वर्क्स लिखे गए उनकी तादाद थी 3 वर्क्स लिखे गए। उसमें सबसे पहले हमारे पास है विलियम शेक्सपियर का किंग लेयर, जिसका जो सोर्स है वो यही हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया है। सेकंड हमारे पास है मेलोरी का एक वर्क मॉर्टी डी ऑर्थर और थर्ड हमारे पास है टेनिसन का आइडल्स ऑफ द किंग। ये 3 वर्क्स हैं जिनका जो सोर्स है वो है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया।
इसके बाद हमारे पास एक वर्क है गैस्टी ऑफ रॉबिन हुड। कहा गया है कि जो रॉबिन हुड था वो एक चोर था। रॉबिन हुड वाज अ थेफ हु यूज्ड टू स्नोबरी ऑफ अपर क्लास एंड डिस्ट्रीब्यूट इन पुअर क्लास। उसका जो काम था वो ये था कि वो अमीर लोगों के घरों में चोरी करता था और फिर उस सामान को, उस मनी को गरीब लोगों में बांटता था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्क है वो है द पर्ल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इस एज का। इसका जो सोर्स है वो भी बाइबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम में जो लिटरेचर थी वो गॉड सेंटर थी, चर्च सेंटर थी। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे। तो ये कहानी है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ बुक ऑफ जुनाह और इट इज़ अबाउट फादर्स ग्रीफ फॉर हिज लिटिल डॉटर मार्गरेट। ये कहानी है एक बाप के दुख की अपनी बेटी के लिए जिसका नेम है मार्गरेट, और कहा गया है कि जो मार्गरेट है ये क्रिश्चियन कैरेक्टर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है कर्सर मुंडी। कर्सर मुंडी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये एक लॉन्ग पोइम है अबाउट गॉड एंड डूम्सडे। ये खुदा के बारे में और जो डे ऑफ जजमेंट होगा उसके बारे में एक लॉन्ग पोइम है, और इसका सोर्स भी जो है बाइबल है। 2-3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स और हैं इस एज के। एक है जेंसन डी रोनाल्ड और इसके अलावा एक है द पेशेंट्स और एक और है सर ग्वान एंड द ग्रीन नाइट्स। ये थे इस एज के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब हम चलते हैं कुछ की फैक्ट्स अबाउट नॉर्मन एज। पहला ये है कि इस एज में देयर वर क्रूसेड वॉर्स। इस एज में सलेबी जंगें भी हुई थी, जो इसमें 3 सलेबी जंगें हुई थी। फर्स्ट जो क्रूसेड वॉर थी वो हुई थी 1096 में, सेकंड हुई थी 1147 में और थर्ड भी इस एज में हुई थी। इसके बाद उसमें कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था मैग्ना चार्टा। मैग्ना चार्टा जो है वो 1215 में हुआ था। ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन किंग जॉन और रेबल्स। जो उस एज में रेबल्स थे उनका और जो किंग जॉन है इसका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नेम दिया गया था मैग्ना चार्टा। जो किंग जॉन है ये एक अनपॉपुलर किंग था जिसने एग्रीमेंट किया था अबाउट चर्च ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी। सही हो गया। जो किंग जॉन है उसने एक एग्रीमेंट किया था रेबल से अबाउट, ताकि वो चर्च की जो ऑथेंटिसिटी है, सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद जो इस एज में हुआ था वो हुई थी बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर। इस एज में 100 साल जो जंग थी उसका आगाज़ हुआ था 1338 में, और ये जो जंग हुई थी जैसे आप लोग जानते हैं कि इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। उसके बाद है कि इस एज में 5 किंग्स आए थे, हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकंड, हेनरी थर्ड, एडवर्ड फर्स्ट एंड एडवर्ड सेकंड। उसके बाद एक की फैक्ट ये है कि इस एज में जो प्लेस लिखे गए थे उन्हें कहा गया है मिरेकल प्लेस, जैसे हमने पहले बात की है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है इस एज की जिसे हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि बर्थ ऑफ जॉफ्री चौसर। इस एज में जो ग्रेट लेजेंडरी राइटर है उसकी बर्थ हुई थी। अब हम देखते हैं एंड पे कि जब नॉर्मन्स ने एंग्लो सैक्सन को कनकर्ड कर लिया उसके हमारे पास कौन कौन से इफ़ेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 इफ़ेक्ट आते हैं मेजर। पहला है ब्रिंगिंग ऑफ रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड। सेकंड है ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी। इसके कनकस्ट करने के बाद जो नेशनैलिटी है इसमें ग्रोथ हुई थी, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बन गई थी। और थर्ड हमारे पास है न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद हमारे पास एंग्लो सैक्सन को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नई तरह की लैंग्वेज आई थी और उसके बाद लिटरेचर भी हमारे पास आया था। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है एंग्लो नॉर्मन एज को कम्प्लीटली। मैंने कोशिश की है हर पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करने की। इसमें हमने देखा है एंग्लो नॉर्मन कब आए थे, कैसे आए थे, उनका नेम कैसे रखा गया, उन्होंने कन्क्वेस्ट करने के बाद क्या क्या काम किए, उनका लिटरेचर कैसा था, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनके राइटर्स कौन कौन से थे, राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क कौन से थे, इसके अलावा जो फेमस वर्क्स हैं इस एज के वो कौन कौन से थे। इसके बाद हमने देखे हैं इसके कुछ की फैक्ट्स और एंड भी हमने देखे हैं कि कौन से इफेक्ट हुए थे। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।